बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस अहमियत का अंदाज़ा इन चंद एग्जांपल से लगाया जा सकता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले आलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस, ज़्यादातर तकरीबन सारे रिएक्शन जो हमारी लिविंग थिंग्स की बॉडी में हो रहे हैं वो सब के सब रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म के हैं, कैटाबॉलिज्म के हैं, एनाबॉलिज्म के हैं। किसी चीज़ की डिकम्पोजिशन है, डाइजेशन हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है, उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। ये तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स की बॉडी में होने वाले रिएक्शंस जो हैं ये सभी के सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। और उसके बाद लाइफ मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हम यूँ समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ही डिपेंड कर रहे हैं। वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो किस किस शक्ल में हैं, हमारी खुराक की शक्ल में हैं, हमारी मेडिसिन की शक्ल में हैं, और क्लॉथिंग जो हैं, जितनी किस्म की फाइब्रिक्स बनाई जा रही हैं क्लॉथिंग में, वो तमाम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में भी तैयार करते हैं। मसलन प्लास्टिक्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्ट्स हैं। सिंथेटिक रबर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। मेडिसिन्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो हैं, बहुत से ऐसे केमिस्ट्री में केमिकल्स हैं जो चीज़ों को ज़ाय होने से बचाने के लिए उनमें डाले जाते हैं या वो चीज़ें उन केमिकल्स के अंदर रखी जाती हैं। ऐसे केमिकल को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। पेंट्स हमारे पास जो हैं अच्छी क्वालिटी के, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फर्नीचर पॉलिश, वार्निशेस, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स, कपड़े और कपड़े की आगे बनने वाली तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फर्टिलाइज़र्स, खादें, ख़ुसूसन यूरिया, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ़ पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डिटर्जेंट्स में सोप्स हैं और सर्फ वगैरह हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स जितनी किस्म की हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्ट्स हैं। और कपड़ों को रंगने के लिए जो मुख्तलिफ़ कलर हैं जिन्हें हम डाइज़ कहते हैं, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ़ फील्ड में यूज़ेस और एप्लीकेशन से हमें बखूबी इसका पता चल चुका कि हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बुनियादी सोर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके सोर्स कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। दूसरे हमारे पास हैं नॉन लिविंग थिंग्स कि मुर्दा चीज़ों से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हासिल करते हैं। लिविंग थिंग्स में बुनियादी तौर पर एनिमल और प्लांट्स शामिल हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास हैं कोयला है, नेचुरल गैस है, और पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह इसमें शामिल हैं। वो हमारे पास जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग से हासिल होने वाले वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं।
और ये जो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनको हम कलेक्टिवली जो है फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये पौधों के गलने सड़ने से बनते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम तफसील देखते हैं कोल की। ये तकरीबन आज से 500 मिलियन साल पहले जो पौधे ज़मीन में दफन हो गए, उनके ऊपर बैक्टीरिया ने एक्ट किया। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब वो ज़ेरे ज़मीन दफन हो गए तो उनके गलने सड़ने का अमल शुरू हुआ, और उसके नतीजे में 500 मिलियन साल बाद जाकर हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल हुआ सॉलिड शक्ल में, वो हमारे पास कोयला था। तो बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन इन पर हुए, लकड़ी पर। हाई टेम्परेचर था ज़ेरे ज़मीन, हाई प्रेशर था, जिसकी वजह से प्लांट के हिस्से, पौधों के हिस्से या वुड जो थी, वो आखिरकार डिकम्पोज होते होते फाइनली वो कोयले में जाकर चेंज हुई। अब कोयले से आगे बनने का जो कोयले का मुकम्मल अमल था, उसको 4 स्टेप्स में बयान किया गया है। अब वुड हमारे पास किस तरह फाइनली जाकर कोयले में चेंज होती है, वो 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब ये वुड ज़ेरे ज़मीन दफन हुई तो इसके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल एक्शन हुआ, ये कुछ ब्राउन हो गई। उस पहली स्टेज का नाम पीट रखा गया। उसके बाद ज़ेरे ज़मीन हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसके गलने सड़ने का अमल और ज़रा डार्क ब्राउन हो गई, तो उस दूसरी स्टेज का नाम लिग्नाइट रखा गया। फिर हाई प्रेशर की वजह से वो बिटोमिनस में चेंज हुई, और फिर उसके बाद ज़ेरे ज़मीन हाई प्रेशर की वजह से गलने सड़ने के बाद फाइनली वुड हमारे पास एंथ्रासाइट, जो कि कोयला है, उस शक्ल में चेंज हुई। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें वुड जो है से लेकर कोयले तक पहुंचने में तकरीबन, ऊपर हमने पढ़ा है, 500 मिलियन साल लगे। तो ये है कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। उसके बाद कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल, यहाँ जो कोयला हमारे पास हासिल होता है, या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है। जब कोयले को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जलाया जाता है, तो इसके जलाने के बाद ये फर्दर डीकम्पोज होकर 3 हालतों में बदलता है। सॉलिड फॉर्म में तो कोक बनेगा, जिसे आप कार्बन ब्लैक भी कह सकते हैं, राख कह सकते हैं, सॉलिड रॉक। उसके अलावा गैस फेज़ जो इसकी होगी वो कोल गैस कहलाएगी। तीसरे नंबर पर ये जो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा वो कोल टार कहलाएगी। तो इस अमल को, जिसमें हम कोयले को तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हीट करें और वो कोक, कोल गैस और कोल टार में चेंज हो जाए, इस अमल का नाम कार्बोनाइजेशन है, या इसी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इस तरह कोल के टूटने से कोक, कोल गैस और कोल टार प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोल के टोटल रिसोर्सेज जो इस वक्त तक जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाए गए हैं, वो तकरीबन 184 बिलियन टन है। इस 184 बिलियन टन में से तकरीबन 80% जो है इस कोयले का, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ईंटों को पकाने के लिए किल्न फर्नेसेस में, किल्न में, भट्ठों में मार्बल की ईंटें पकाने के लिए, कच्ची ईंटों को पकाने के लिए तकरीबन 80% कोयला जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। और बकिया कुछ क्वांटिटी हमारे पास कोयले की जो है वो हम डोमेस्टिक पर्पस, घरों में चूल्हा जलाने के लिए, हीट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद दूसरा मेन प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के बाद हासिल हुआ गैस फेज़ में,
फर्स्ट जो था वो कोयला सॉलिड फेज़ में था, अब दूसरा गैस फेज़ में नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि ये लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा इसमें जो है वो मीथेन गैस का होता है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर जो है दैट इज़ एक्चुअली नेचुरल गैस विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ से हासिल होती है। अब इस नेचुरल गैस के यूजेस समझ लें या इम्पोर्टेंस कि हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस जो है कंट्रीज़ के अंदर खसूसन जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक में एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है, एनर्जी हासिल करने के लिए, क्योंकि ये ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर मिनरल ऑयल की प्रोडक्शन और कोयले की प्रोडक्शन बहुत कम है। तो लिहाजा हम ज़्यादातर एनर्जी कोयले और मिनरल ऑयल से हासिल करते थे। जब इनकी प्रोडक्शन हमारे मुल्क में कम है तो फिर हम नेचुरल गैस को भी एज ए फ्यूल एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में सस्ती गैस होने की वजह से हम इससे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस के ज़रिए जनरेटर चलाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, और इसके अलावा कुछ हिस्सा इस गैस का हम डोमेस्टिक पर्पज़ में खाना वगैरह बनाने के लिए चूल्हे के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं या हीट वगैरह सर्दियों में हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल गैस की इम्पोर्टेंस है।